दोस्तों, जब मैं कोचिंग में वॉशरूम में गई तो लेडीज टॉयलेट में उमेर पहले से मौजूद था। मेरे अंदर होते ही उसने टॉयलेट का दरवाज़ा लगा दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। शायद मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म आड़े आ गए। मैं जैसे तैसे वहाँ से अपनी आबरू बचा सकी। मेरा फटा दुपट्टा और गले के पास से मेरे हरे रंग के कुर्ते की उधड़ी हुई सिलाई चीख चीख कर रहे थे। अब घर वालों से और छुपाया नहीं जा सकता। एक औरत के तबाही के मंजर को इतने करीब से देखा था कि मैं तो सदमे में ही थी। मैं रोते हुए क्लासरूम में न जाकर बिना बैग लिए ही घर को लौट गई। ये छोटी शहर की छोटी सोच छोटी बातों का बड़ा बखेड़ा बनाने में जरा नहीं चुकती। मैंने अपनी सहेली मानसी से कहा, बात यूं थी कि एक अधेड़ उम्र का शख्स मुझे घूरते हुए निकला। लड़के तो लड़के, बूढ़े भी बाज नहीं आते। अब मेरी इसमें क्या गलती है तू बता? मैंने अपने बाल संवारते हुए कहा। बात है आज से करीब 8 साल पहले की, जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ जबलपुर में रहती थी। उन दिनों मेरी बड़ी बहन सोनल दीदी इंदौर मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही थी और मानसी मेरी सबसे पक्की सहेली थी। वो मेरी ही कॉलोनी में रहती थी। हम साथ साथ कोचिंग भी जाया करते थे। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे। सामान्य वर्ग के लिए अच्छा कॉलेज पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। पापा को हम पर बहुत नाज था, जैसे कि उन्होंने ही दंगल फिल्म का डायलॉग सुझाया हो, मेरी बेटी बेटों से कम ना हो। दीदी तो दिल से डॉक्टर बनना चाहती थी और घर वाले भी उन्हें दिल से यही बनाना चाहते थे। बात अटक गई मुझ पर, क्योंकि मुझे कुछ और बनना था, कुछ ऐसा जो वाकई मेरे अंदर था। लेकिन पापा पुराने ख्यालातों के किले की सिर्फ दहलीज ही पार हुए थे। यानी कि कुछ ये परिवर्तन जरूर आ गया था उनकी सोच में। उन्हें लगता था कि मेरी बेटियां भी समाज में मेरा नाम रोशन करे, एक सम्मानजनक ओहदा हासिल करे, पर ऐसे फालतू के काम ना करे जिसमें कि रुतबा इज्जत ना हो, लोग गलत नज़रों से देखते हो। इसलिए मेरी वो इच्छा कभी पूरी करने के लिए राजी नहीं होते जो मैं चाहती थी। वो थी मेरी मॉडलिंग करने की इच्छा। मैं पढ़ाई में ठीक थी। पापा मुझे CA बनाना चाहते थे, इसलिए हमारे शहर में ही एक कोचिंग लगा दी थी। मैंने BCom के साथ ही CA की पढ़ाई जारी रखी। एक तरफ पापा के सपने, दूसरे तरफ मेरे। बीच में तराजू के कांटे की तरह बेचारी मेरी माँ, जो अपना कांटा परिस्थिति के हिसाब से कभी पापा के तरफ झुका लेती और कभी मेरे तरफ। मैं मम्मी से छुपा न सकी। मैंने बोल दिया, मम्मी मैं CA नहीं मॉडल बनना चाहती हूँ। उस दिन मम्मी का मुंह ऐसा हो गया जैसे मैंने कह दिया हो कि माँ मैं पेट से हूँ। लेकिन माँ तो माँ है। बेटी तू पहले CA बन जा, फिर मैं तेरे साथ चल सकूंगी बॉम्बे। तू वहाँ साथ में तेरे ये सपने के लिए उड़ान भरना। मैंने खुद के डिजाइन किए कपड़े पहनना शुरू किए। मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं कर रही, पर हाँ कुछ तो नूर ऊपर वाले ने मुझे ज़रूर दिया था कि मेरे पास से कोई गुजरे और मुझे एक नज़र ना देखे। ऐसा हो ही नहीं सकता था। इस छोटे शहर में मैं ही थी जो इतने आधुनिक कपड़े पहनकर घर से निकलती थी। बोलते हैं ना कि चाय से केतली गर्म होना, ऐसी ही कुछ मेरे साथ था। जितनी प्रॉब्लम मेरे घर वालों को न थी, उससे कहीं ज़्यादा शहर वालों की थी। कितनी ही दफ़ा मम्मी से आस पास की आंटियाँ कह चुकी थी कि शहर का माहौल ठीक नहीं है, सीवी को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पर बेचारी भोली मेरी माँ समझाने मुझे आती थी, समझकर मुझसे जाती थी कि अब ज़माना वो नहीं रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक तरफ मेरे रूप रंग के साथ पहनावे के चर्चे गली गली अपने पैर पसार रहे थे। उस शाम को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब कोचिंग से आते वक्त एक तंग गली से हमें निकलना होता था और वो उस दिन वहीं
अपने दो दोस्तों के साथ खड़ा होकर मेरे निकलने का इंतजार कर रहा था। हल्की दाढ़ी, गठीला बदन और सफ़ेद कुर्ता पैजामा। उसने मेरी गाड़ी के सामने आकर बाहें फैला रास्ता रोक लिया। पीछे मानसी बैठी थी, वो मुझसे भी ज़्यादा सहमी थी। वो स्लो मोशन में मेरे पास आते जा रहा था और उतने ही फास्ट मेरे दिल की धड़कनें होती जा रही थी। पास आकर उसने कहा, कुछ नहीं, बस जेब से एक ठीक तरह तह किया हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और हाथ में थमा दिया। उसकी बहसी नज़रें मुझे ऊपर से नीचे तक ताक रही थी। उस दिन मैं रेड और ब्लू कलर का गोलिस पहनी थी। हाँ, इस बात को मानती हूँ कि छोटे शहर के हिसाब से उसकी लंबाई काफ़ी छोटी थी, शायद घुटनों के थोड़ी ऊपर तक। पर ऊपर वाले का शुक्रिया, उसने कुछ नहीं किया, बस इतना कहकर चला गया, फेंकना मत, इसे पूरा पढ़ना। मैंने सहमी हुई सी अपनी मुंडी हिलाई। वो चला गया और हम भी चल दिए। मानसी ने बात अपने घर पर बता दी। उसके घर वालों ने मेरे साथ जाने आने पर उसका प्रतिबंध लगा दिया। अब उसे उसके पापा लेने छोड़ने आने लगे। मैं अकेली रह गई। मैंने घर पर ये बात छुपा ली। उस रात छत पर मैं अकेली बैठी, तारों को झांकती, कभी खुद को और कभी हाथ में रखी उस चिट्ठी को जो उसने दी। बड़ी हिम्मत से आखिरकार वो चिट्ठी मैंने खोली। उसमें लिखा था, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे पागल हूँ, मैं रात दिन तुम्हें सोचता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा आशिक उमेर। और नीचे उसका मोबाइल नंबर लिखा था। उमेर मेरी ज़िंदगी में काला साया बन के आया था। मैं कुछ दिन तो कोचिंग ही नहीं गई। फिर एक दिन मेरे कॉलोनी के दोस्त हिमांशु को बोला कि प्लीज़ मेरे आगे आगे चल दे, वो गली पार करवा देना। वो चला मेरे साथ, पर वहाँ कोई नहीं था उस दिन। उसके बाद मैं अकेली भी जाने लगी, पर उमेर उस दिन के बाद नहीं मिला। यही कोई 10 दिन गुजरे और फिर वो उसी मोड़, उसी गली पर मिला। मेरी गाड़ी रोकी और मेरी तरफ बढ़ा। आज मुझे एक और चिट्ठी पकड़ा गया। इस बार उसने लिखा था, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, फ़ोन करके बात कर लो एक बार, वरना मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब मेरी क्रिएटिविटी सिनेमा के पर्दे से संस्कारों के पटल पर आ चुकी थी। मैं सलीकेदार सलवार सूट और दुपट्टे में कोचिंग जाने लगी, पर घर से हमेशा छुपाती रही। संकोच भी था और अहम भी, क्योंकि माँ पहले ही आगाह कर चुकी थी। किस मुंह से दोबारा बोलती कि मम्मी तुम सही कह रही थी। जमाना आज भी वही है, यह इस मामले नहीं बदलने वाला है। पर उमेर के डर के मारे घर बैठ जाना तो और भी गलत होता, इसलिए साहस करके मैं कोचिंग जाती रही। उस दिन का दिन याद करके आज भी सिहर उठती हूँ। चाहती तो हूँ उस विषय पर बात ना करूँ, पर आखिरी बार कह रही हूँ, सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, जब मैं कोचिंग में वॉशरूम में गई तो लेडीज टॉयलेट में उमेर पहले से मौजूद था। मेरे अंदर होते ही उसने टॉयलेट का दरवाज़ा लगा दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। शायद मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म आड़े आ गए। मैं जैसे तैसे वहाँ से अपनी आबरू बचा सकी। मेरा फटा दुपट्टा और गले के पास से मेरे हरे रंग के कुर्ते की उधड़ी हुई सिलाई चीख चीख कर रहे थे। अब बस, अब घर वालों से और छुपाया नहीं जा सकता। एक औरत के तबाही के मंजर को इतने करीब से देखा था कि मैं तो सदमे में ही थी। मैं रोते हुए क्लासरूम में न जाकर बिना बैग लिए ही घर को लौट गई। आज पापा भी घर जल्दी आ गए थे। बात ऐसी थी कि कैसे कही जाती और कैसे कहाँ से शुरू की जाती, पर हालात हर तरह की समझाइश दे देते हैं। मैंने बताना शुरू किया। जैसे ही मैं घर में आई, मैंने फिर से अपने फटे दुपट्टे और कुर्ते को चेक किया, कहीं दिख तो नहीं रहा। मम्मी को अंदर ले जाकर सारा मामला बताया और भारतीय माँ की तरह मेरी मम्मी भी सहम गई। ऊपर वाले को धन्यवाद करने लगी। उन्हें लगा जैसे आज सारे पुण्य कर्म का फल मिला था। आंखों में आंसू भर बस एक अहम सवाल पूछा, जिसकी वजह से हर माँ बाप अपनी बेटियों को घर की तिजोरी जैसा समझते हैं। वो था, कुछ ऊंच नीच तो नहीं हुई ना? मैंने ना में अपनी गर्दन हिलाई।
तब जाकर माँ की जान में जान आ सकी। मम्मी ने पापा को बता दिया। बात पुलिस थाने तक जा पहुंची। पापा खुद को कम दबंग और जागरूक नहीं समझते थे, पर उल्टा पुलिस ने समझाया कि वो बेकार लोग हैं सर, क्यों उनके मुंह लगना, हम हर वक्त तो साथ रहेंगे नहीं, किसी दिन कुछ हो जाए आपको घर जैसी सलाह है, कुछ दिनों तक बिटिया को कोई रिश्तेदार के यहाँ दूसरे शहर रख दो। बस ये बात पापा को भी जम गई और माँ को भी, सिवाय मेरे। पर घर में इस बात को लेकर चर्चाएं चल ही रही थी। मैं नाराज होकर छत पर चली गई। तभी एक गोल मोल किया कागज का टुकड़ा टप से गिरा। उसे देखने से लग रहा था जैसे गुस्से में किसी तरह तह किए कागज को मोड़ तोड़ दिया हो। उठाकर पढ़ा तो फिर मैंने भी तय किया कि मुझे शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। उसमें लिखा था, पुलिस थाने जाने का अंजाम तू भुगतेगी। अभी तक मोहब्बत से समझ नहीं आ रही ना, उमेर छीनना जानता है पर हारना नहीं। बस अगले संडे मैंने अपनी मौसी के घर हरदा रहकर पढ़ने का फैसला किया। लेकिन क्या पता था कि जिंदगी में अभी और उलझने मेरा राह ही ताक रही थी। हरदा में जो हुआ उसने तो मानो जिंदगी को बर्बाद सा ही कर दिया। पर वो खूबसूरत पल मुझे हरदा में ही मिले जिन्हें हर कोई एक ना एक बार हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कमा लेना चाहता है। हरदा एक छोटा सा जिला जहां अब से मेरा नया घर होना है। अब फैशनेबल कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। बस अब से एक ही लक्ष्य था, खुद के पैरों पर खड़े होना। सीए की कोचिंग नहीं थी वहां, ना कोई मेरा भी खास मन था कि सीए बनूं, इसलिए बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी। एबीसी बैंकिंग कोचिंग में भरी भीड़ जैसे कह रही हो, सफलता उसे मिलेगी जो बिना एक आंख मीचे सुई में धागा पिरो देगा। कुछ दिनों तक तो अच्छा मन लगा, पर एक कहावत है ना कि मछलियों को पेड़ पर चढ़ना और बंदरों को पानी में तैरना, वैसे ही कुछ मेरे साथ हो गया। बहकती उम्र जब संतुलन खो चुकी होती है तो सबसे पहले एक बहके हुए को दूसरा बहका हुआ शख्स दिखाई देता है, और रवि वही शख्स हो चुका था। चिपसी बॉडी और कामुक अदाएं दहाड़ दहाड़ कर मर्दानेपन का राग अलापती। मेरे अंदर के लड़कीपन ने जैसे उसके प्रस्ताव को मन ही मन मान लिया था। कभी हम क्लासरूम में बातें करते, कभी एकांत तलाश करते हुए बाइक से शहर के बहुत दूर चले जाते। जवानी एक दूसरे में प्यार का एक ही मायना ढूंढती है, बस फर्क इतना होता है कि सच्चाई, सच्ची मोहब्बत नाम के झूठे लिबास में शहर की गलियों में घूमती फिरती है। यहाँ भी कुछ यही था। आग दोनों तरफ बराबर थी, पर भारतीय लड़कियों को समाज ने अपनी भावनाएं दबाना अच्छी तरह सिखाया होता है। इसलिए हमेशा मैं रवि को बात बात पर अपना दायरा बता दिया करती। रवि एक व्यापारी घराने से था, यूं तो मेडिकल था उसके यहाँ, और हरदा के रसूखदार खानदानों में से एक था उनका खानदान। उसकी दोस्ती यारी भी बहुत थी। रवि का नटखटपन मुझे बहुत भाता था। जब भी मिलता था तो सरप्राइज जरूर देता था। बड़ों की बातें बच्चों को फिजूल लगती है, मैं भी अलग नहीं थी। इसका प्रमाण मैंने जब दिया जब मेरे मौसी मौसा जी 2 दिनों के लिए बाहर गए। मैंने बहुत संभाला कि रवि को इस बात का न बताऊं, वरना वो नहीं मानेगा, मुझे किसी न किसी तरह मना ही लेगा। पर उसे न बताए मुझे चैन नहीं आ रहा था, जैसे कि मेरे दिमाग में मोहब्बत के हार्मोन्स ने समझदारी के हार्मोन्स को चुनाव में 370 वोटों से हरा दिया हो। मैंने उसे बता ही दिया आखिरकार। बस फिर क्या था, उसने उस दिन बड़े ही गंभीर लहजे में कहा, चले तुम्हारे घर चलते हैं। मैंने कहा नो प्लीज, पर आखिर में वह हुआ जो वो चाहता था, मैं नहीं। जब जिस्म जवां हो और जिम्मेदारी की समझ ना हो तो ये आकर्षण का मान चुंबक के आकर्षण से बहुत अधिक हो जाता है। आज हमारी मोहब्बत की बैलेंस शीट तैयार हो गई थी, जिसमें चाहतों की सारी मर्दे दर्ज हो गई। उस मिलन में मैं और रवि हद से आगे निकल चुके थे, लेकिन बताइए
छाया ना मेरी जिंदगी में खुशियां गमों के साथ कदम ताल करके चलती है। जब मौसा जी आए तो एक बहुत दुखद खबर लेकर आए थे। वो खबर थी कि मम्मी को खतरनाक रोग हो गया था। मातृत्व की छाया सिर्फ कुछ महीनों की बची थी। ये खबर ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी थी। मैं रो रही थी। मौसी ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे सीने से लगा लिया। बड़ी मजबूर आवाज में मुझसे कहा गया, मम्मी ने घर बुलाया है। उनकी इच्छा है जीते जी वो अपनी बेटियों की शादी कर दे। माँ की चिंता माँ खुद ही जान सकती है। समझ नहीं आ रहा था, इधर पहले प्यार का जश्न और उधर माँ का बेइंतहा दर्द। दो दुनिया बस गई थी जैसे। मेरा फोन बजा। वो रवि का था। मेरे अंगूठे ने इस बार हरे नहीं लाल बटन को चुना। ये लाल बटन शायद सिर्फ फोन का ही नहीं, हमारी प्रेम कहानी का भी था। मैं अपने शहर वापस चली गई। किस मुंह से रवि को कहती कि ऐसा ऐसा हाल है। सोचा माँ को सब बता दूंगी, और शादी ही देखना चाहती है वो मेरी, तो रवि से ही क्यों न कर लूँ। पर घर गई तो कहानी में एक अलग ही मोड़ निकला। माँ बेड पर थी और उनके सिरहाने पापा बैठे थे। उनके हाथ में बहुत सारी फोटो थी। काफ़ी सारे लड़कों के रिश्ते आ चुके थे। पता चला सोनल दीदी का आखिरी साल था कॉलेज का, तो उनकी सिर्फ सगाई होनी थी और उनके पहले मेरी शादी होनी थी आनंद फानंद में। बार बार रवि के फ़ोन आ रहे थे। उसके मैसेज से इनबॉक्स भर चुका था। मैंने सिर्फ इतना मैसेज भेज पाई कि मैं थोड़ी परेशानी में हूँ और मैं जैसे ही ठीक महसूस करूँगी तो तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ये वक्त को आप ऐसे अनुभव कर सकते हो जैसे किसी वार्षिक परीक्षा में एक ही दिन सारे विषयों की परीक्षा देनी है, पास भी होना है हर सब्जेक्ट में, और वक्त बस वही 3 घंटे एक पेपर के बराबर। जब मैंने अपनी बात रखी तो गाल पे सिर्फ तमाचे के सिवा कुछ न मिल सका। ऊपर से एक बात और सुनने को मिली, तेरी माँ जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है और तुझे नैन मटक के सूझ रहे हैं। मैं वहाँ से जाने के लिए बस पलटी ही थी कि पापा ने आगे कहा, तुझे अपनी माँ की आखिरी इच्छा नहीं पूरी करनी चाहिए क्या। बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अगली सुबह दीदी का फ़ोन आया, सीवी बचपना छोड़ पसंद कर लेना जो लड़का पापा मम्मी दिखा रहे हैं उसमें। वाह दीदी, तुझे डॉक्टरी क्या मिल गई, जैसे इस घर में ज़िंदगी सिर्फ तेरी है, मेरी ज़िंदगी नहीं है क्या। ऐसा नहीं है बच्चा, तो फिर कैसा है दी। तेरी जगह मेरी शादी कर रहे हैं। तुझे बुलाया नहीं, मैं भी तो पढ़ रही थी ना, मुझे घर बुला लिया। देख सीवी, जिद मत कर, तेरी उस लड़के से शादी नहीं हो सकती। दीदी, मैं उसी से शादी करूँगी। ठीक है, पर एक शर्त पर। वो क्या है। मैं पहले अपने स्तर से पड़ताल करूँगी, यदि ठीक लगा तो मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करूँगी। ओ मेरी प्यारी दी, आई लव यू। फोन कट, टू टू की आवाज़ आने लगी। 2-3 दिन बाद, सीवी तू उस लड़के को भूल जा, दीदी ने फ़ोन पर कहा। क्यों दीदी। बस कहा ना, और तू ज़्यादा आगे तो नहीं गई ना उसके साथ। पहली बार दीदी ने झूठ बोल दिया। ना दीदी, आपको लगता है ऐसा मेरे लिए। नहीं रे छुटकी, तू तो हीरा है। मेरी आंखें शर्म और पछतावा लिए इधर उधर मटक रही थी, पर मैंने अपने आप को मार कर मेरे हिस्से की सांसें अपने परिवार को दे दी। मैंने माँ पापा के पसंद के लड़के को शादी के लिए हाँ कर दी। इधर अब रवि को फ़ोन तो नहीं कर पाई, बस एक मैसेज डाल दिया, मुझे भूल जाओ, मैं जहाँ भी रहूँगी तुम्हें याद करूंगी, तुम मेरी अच्छी यादों में हो। बहुत दिन गुजर गए, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, फंक्शन शुरू हो गया था, मुझे अब अपनों ने घेर लिया था। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। मेरी चचेरी बहन पिया ने उठाया फ़ोन और बोली, ले सीवी दी, बात कर। मैंने फ़ोन लिया। हेलो सीवी। हाँ कौन। मैं रूपक बोल रहा हूँ, हरदा से रवि का दोस्त। मैं शक पका गई। जी बोलिए। रवि हॉस्पिटल में भर्ती है, बस तुम्हें याद कर रहा है। क्यों, क्या हुआ उसे। उसे HIV एड्स था। मैंने बस इतना कहा। क्या।
उसने तुम्हें बुलाया है, आपको आखिरी बार देखना चाहता है वो। मैंने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। ये शब्द सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उस दिन के वो अंतरंग पल जिंदगी के अंतिम पल साबित हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे जांच करवाने का भी वक्त नहीं बचा था। सबने घेर रखा था मुझे। मेरा होने वाला ससुराल बहुत परंपरावादी था, वहाँ भी संभव नहीं था। ये ऐसी मुसीबत थी कि किसे बयां की जाती। आखिरकार शादी हो गई। उस फोन से लेकर विदाई तक का वक्त जैसे मैंने मर मर के गुजारा हो। आखिरकार बात उस जगह आ गई जिसका सोचकर मैं परेशान हुए जा रही थी। सुहाग रात की वो हसीन रात मेरे पति को जितनी सुहानी नजर आ रही थी उतनी ही डरावनी मुझे लग रही थी। बहुत समझाया अलग अलग तरह से पति देव को, उनका मन तो मुझ पर मचल बैठा था। मेरा इस वक्त सुरक्षा का पूछना मेरे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा देता। पर आखिर जब बात हद से निकल गई तो मैंने साहस करके बोल ही दिया, क्योंकि मेरे पापों की सजा किसी निर्दोष को क्यों मिले। मैंने अपने पति से बोल ही दिया, मुझे एड्स है, मेरे किसी और के साथ शारीरिक संबंध रह चुके हैं, वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं अब है भी या नहीं। तुम अब बता रही हो, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने? उन्होंने कहा, ये तो होना ही था। मुझे लगा कि वो पता नहीं क्या होगा मेरा। पर वाकई कई बार माँ बाप भगवान के रूप में आकर हमारी तकदीर लिख जाते हैं। पति देव ने अगले दिन मुझे जांच करवाने ले गए। जांच में सब सामान्य निकला। वो सिर्फ एक बहुत ही बेहुदा मजाक था जो रवि और उसके दोस्तों ने मेरे साथ किया था, मुझे डराने के लिए। जबकि रवि ने मेरे बारे में सारा कुछ पता कर लिया था। थैंक्स मेरी दीदी का, जिन्होंने उसके जैसे चीटर और बेहुदा इंसान के साथ मेरी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। और मेरे माँ पापा, जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, पर मेरी मर्जी थी मैं जॉब करूं। मेरे पति ने मुझे साथ दिया तो आज मॉडल तो नहीं बन सकी, पर एक अच्छी फैशन डिजाइनर हूँ। खुश और संतुष्ट हूँ अपने पति और अपने बच्चों के साथ। माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके आशीर्वाद जरूर मेरे साथ है। दोस्तों, पर ये जिंदगी बहुत कीमती है, नादानी में बर्बाद मत कर लेना। शुक्र है वो महज एक मजाक निकला, यदि हकीकत हो जाता तो। इसलिए समझदारी से काम लो और सुरक्षित रहो। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, ताकि ये जानकारी और लड़कों और लड़कियों को मिले। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।